नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डी ऑडियो बुक्स में। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रोमांचक और रहस्यमयी कहानी, द इम्पॉसिबल मर्डर लास्ट पार्ट। क्या? मेरे ख्याल से भूपेंद्र जैन ने उसे ईशान के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, या वैसे ही उसे शक हो गया था कि दोनों में कोई ऐसा वैसा रिश्ता बन चुका था। तब उसने आरुषि को अपने कमरे में बुलाकर बेटे से दूरी बनाकर रखने की चेतावनी दी, जिससे वह डर गई, ये सोचकर कि कहीं ईशान का बाप अमित को उसके अफेयर वाली बात बता न दे। उसके बाद बहुत सोच विचार कर उसने जैन के कत्ल का जाल बुना और 1 जनवरी की सुबह उसे खत्म कर दिया, यूं खत्म कर दिया जैसे जादू कर दिखाया हो। इस थ्योरी में एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्या? सौरभ यादव, जिसके कत्ल का कोई मोटिव आरुषि के पास नहीं रहा हो सकता। ना ही मैं ये बात मानने को तैयार हूं कि नौकरी से निकाले जा चुकने के बाद किसी भी वजह से यादव ने उस रात जैन निवास पहुंचकर आरुषि को भूपेंद्र जैन का कत्ल करते देख लिया। मतलब वह कातिल नहीं हो सकती, इस तरह से तो नहीं हो सकती। फिर क्या घटित हुआ हो सकता है? पता नहीं असल में क्या हुआ था यार। दिमाग फिरकनी बनकर रह गया है इस केस में। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसी को हत्यारा तब तक करार नहीं दिया जा सकता जब तक कि हम कत्ल का तरीका नहीं ढूंढ लेते। लॉक्ड रूम मिस्ट्री इसी को कहते हैं जासूस साहब। इतनी आसानी से हल हो जाए तो मिस्ट्री ही क्या हुई। फिर किसी को फेमस प्राइवेट डिटेक्टिव विक्रांत गोखले की भी याद क्यों आने लगी? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? अरे नहीं, बाय गॉड नहीं। फिर तो थैंक यू कबूल करो और चलो चलते हैं यहां से, कहता हुआ मैं उठ खड़ा हुआ और बिल चुकता करके जिस रास्ते से वहां पहुंचे थे उसी रास्ते वापस बाहर निकल गए। बुधवार 07 फरवरी सुबह 8 बजे के करीब मैं नींद से जागा और अभी बिस्तर छोड़ा भी नहीं था कि एक अजीबो गरीब ख्याल मेरे ज़हन में बिजली की तरह कौंध उठा। आगे ज्यों ज्यों मैं उस पर दिमाग खपाता गया, चारों तरफ फैला अंधेरा छंटता चला गया। ये अलग बात थी कि मुझे अपनी उस सोच से इत्तेफाक नहीं हो रहा था। कैसे कोई इतने बड़े षड्यंत्र को एग्जीक्यूट कर सकता था, वह भी इस तरह से कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट तक उसकी होशियारी नहीं भांप सका। लेकिन ये भी सच था कि उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था जिससे भूपेंद्र जैन के इम्पॉसिबल दिखने वाले मर्डर को पॉसिबल बनाया जा सकता हो। मगर कई सारी बातों की पुष्टि अभी बाकी थी। उनके बिना मैं अपनी थ्योरी पर आगे नहीं बढ़ सकता था। इसलिए सब कुछ भूलकर मैं लैपटॉप के सामने जा बैठा। उसके बाद तो जैसे मुझे वक्त का होश ही नहीं रहा। करीब 1 घंटे तक मैं गूगल से सवाल जवाब करता रहा, जिसका नतीजा बेहद सुखद रहा। और जब मैंने लैपटॉप बंद किया तो कातिल की कारीगरी पूरी तरह उजागर हो चुकी थी। मुझे अपने तीनों अनसुलझे सवालों के जवाब हासिल हो चुके थे। उस वक्त मैं किचन में अपने लिए चाय तैयार कर रहा था जब ड्राइंग रूम में सेंटर टेबल पर रखा मेरा मोबाइल रिंग होने लगा। जाकर देखा तो पता लगा कॉल लावण्या की थी। हेलो, गुड मॉर्निंग विक्रांत जी। गुड मॉर्निंग बच्ची। मैं बच्ची नहीं हूँ, ये बात आपको कितनी बार बतानी पड़ेगी? पता नहीं, मुझे करोड़ से आगे की गिनती नहीं आती। सुनकर वह हंस पड़ी। किसी खास वजह से फोन किया? हाँ, तभी तो सुबह सुबह किया। बताओ। आपका कोट मिल गया। मेरा कोट? ओह ओह, समझ गया। किसके कमरे में मिला? उसने बताया, जिसे सुनकर मुझे कोई हैरत नहीं हुई। एक छोटा सा कीपैड वाला मोबाइल भी रखा था, जिससे मैंने अपने मोबाइल पर एक मिस कॉल दे दी।
ताकि उसका नंबर पता लग सके। सोचा क्या पता आपको जरूरत पड़ जाए। अच्छा किया, लेकिन कॉल रिकॉर्ड से अपने नंबर की एंट्री डिलीट की या नहीं? कर दी। किसी से जिक्र तो नहीं किया? नहीं। आगे भी तब तक जुबान बंद रखना जब तक कि मैं तुमसे कुछ बताने को न कहूं, समझ गई? हाँ समझ गई। वैसे उम्मीद है कि आज दोपहर तक मामला निबट जाएगा। अच्छी बात है। अब वह नंबर मुझे व्हाट्सएप कर दो। पहले ही कर चुकी हूं। ठीक है फिर, थैंक यू। हल्दीराम में एक मसाला डोसा खिला दीजिएगा। हिसाब बराबर हो जाएगा। आपके मुंह से थैंक यू सुनकर भला क्या हासिल होगा मुझे? आज शाम को पक्का। बल्कि तुम चाहो तो अगले एक सप्ताह तक रोज, या उससे भी ज्यादा दिनों तक। मतलब मेरी तरफ से तुम्हारे वादे की एडवांस में हामी है। मैं सोचूंगी कि एक साल तक लगातार हर शाम मसाला डोसा खाना नुकसान तो नहीं करेगा। सोचना कहकर मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। तत्पश्चात मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर फ्लैट से निकल गया। कोतकाजी थाने पहुंचने में मुझे बस 10 मिनट का वक्त लगा। जहां अपने कमरे में बैठा आदित्य अहिरवाल मेरा ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं उसे फोन करके वहां पहुंचा था। उसने बड़ी गर्मजोशी के साथ मुझसे हाथ मिलाया, फिर फोन पर किसी को 2 चाय भेजने के लिए कहने के बाद बोला, कोई खास बात हो गई? हाँ, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। क्या? केस सॉल्व? सच में उत्साहित सा होता वह बेचैनी में ही कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। इजी इजी इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि अभी तुम्हें बहुतेरे काम निपटाने हैं। कौन से काम? बताऊंगा, पहले तुम ये बताओ कि सौरभ यादव की कॉल डिटेल हासिल की या नहीं? अभी तक हो गई है, मैं चेक भी कर चुका हूं। कोई खास बात? एक नंबर सामने आया है जिस पर उसने लंबी लंबी बातें की हैं। सुनकर मैंने अपना व्हाट्सएप खोला और लावण्या का भेजा नंबर उसे बताता हुआ बोला, जरा चेक करो क्या यह वही नंबर है? उसने किया, फिर हैरान होता हुआ बोला, हाँ वही है। तुम्हारे हाथ कैसे लग गया? ये नहीं पता किया कि किसके नाम पर रजिस्टर है? मैं उसके सवाल को नजरअंदाज करके बोला, किया था, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। नाम फर्जी निकला। नहीं, उल्टा वह नंबर सौरभ यादव के नाम पर ही रजिस्टर है और पता उसके तहखंड गांव वाले किराए के कमरे का है। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या अच्छा है इसमें? बताऊंगा, अभी तुम फॉरेंसिक वालों के साथ एक मीटिंग का इंतजाम करो। उस बारे में मैं कल ही बात कर चुका हूं। उनके इंचार्ज अनिरुद्ध अस्थाना ने कहा था कि आज फोन करके मैं जब चाहे उससे मिल सकता हूं। कल इसलिए संभव नहीं हो पाया क्योंकि वह अपनी टीम के साथ एक मर्डर स्पॉट पर बिजी था, जहां से फारिग होने में घंटों लग जाने थे। ठीक है, फिर उसे फोन करो। उसने किया और आधे घंटे बाद मुलाकात का वक्त फिक्स कर लिया, जो कि फॉरेंसिक हेडक्वार्टर में होनी थी। तत्पश्चात हम दोनों थाने से निकल गए। आने फॉरेंसिक साइंटिस्ट अनिरुद्ध अस्थाना के साथ हमारी मीटिंग बस 10 मिनट चली और उतनी देर में कत्ल की मेरी थ्योरी पूरी तरह स्थापित हो चुकी थी। 11 बजे हम दोनों थाने लौटकर अहिरवाल के कमरे में जा बैठे। कत्ल कैसे हुआ ये तो तुमने बता दिया विक्रांत, लेकिन ये अभी भी नहीं बताया कि किसने किया। सब बताऊंगा इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि जानने लायक अब इस केस में कुछ भी नहीं बचा है। मगर उससे पहले कुछ जरूरी कामों की बाबत सुन लो जो मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम्हें करके दिखाना है। तब कहीं जाकर तुम कातिल पर हाथ डालने के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, बताओ।
उस लड़के का कातिल को कातिल साबित करने में एक बढ़िया रोल दिखाई देने लगा है, जिसने ईशान के कहने पर मुझ पर हमला किया था। क्या नाम था उसका? अजय। हाँ अजय, उसे एक झूठ बोलने के लिए तैयार करना होगा। कैसा झूठ? ये कि सौरभ यादव की हत्या वाली सुबह वह उसके ठीक सामने वाले कमरे में चोरी करने के लिए गया था। जहां से वापस लौट ही रहा था कि उसे सौरभ के कमरे से कोई निकलता दिखाई दिया, जिसकी सूरत उसने एकदम साफ देखी थी। और वह सूरत हत्यारे की थी, जिसकी तस्वीर तुम अजय को पहले ही दिखा चुके होगे। इसलिए वह निसंकोच उसकी शिनाख्त कर लेगा। कोई बखेड़ा न हो जाए यार। नहीं होगा, क्योंकि उस बयान का उद्देश्य बस हत्यारे को बेनकाब करने के लिए करेंगे तुम, जिसके बाद वह अपने किए धरे से इनकार करता नहीं रह पाएगा। और एक बार उसका गुनाह सामने आ गया तो बाद में तुम अपने अफसरों को बता सकते हो कि वह बस तुम्हारा स्टंट था, जो तुमने सच को सामने लाने के लिए खेला था। वैसे अपीलेबल तो होगा न वो? हाँ है, क्योंकि उसे आजाद करने से पहले मैंने अच्छी तरह से यकीन दिला दिया था कि तुम पर हमला करने के इल्जाम में उस पर कोई केस नहीं बनने वाला था, क्योंकि मैंने तुम्हें जुबान बंद रखने के लिए मना लिया था। फिर उसे हाथ के हाथ आजाद कर दिया गया था। इसलिए मेरे कहे पर शक करने की कोई वजह नहीं है उसके पास। बढ़िया, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कत्ल कैसे किया गया। कातिल कमरा भीतर से बंद करके बाहर कैसे निकला? हत्या का मोटिव क्या था? अजय को किस स्टेज पर सबके सामने खड़ा करना है? और ये भी कि आगे अपने साहब लोगों के सामने पूरे मामले को पेश कैसे करना है। ठीक है, बताओ। जवाब में मैं धीरे धीरे उसे सारा माजरा समझाता चला गया। लावण्या से हासिल जानकारी भी कह सुनाई जैसे जैसे वह मेरी बात सुनता जा रहा था। वैसे वैसे उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। पूरी बात सुनकर वह अपनी जगह से उठा और कसकर मुझे गले लगाता हुआ बोला, थैंक यू दोस्त, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एहसान जैसी कोई बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि काम तो मैंने करना ही था, भले ही अपने क्लाइंट के लिए करना था। अब उससे तुम्हारा कोई भला होता दिखाई दे रहा है तो अच्छा ही है। बस इतना ध्यान रखना कि मामले को उसी क्रम में पेश करना जिस क्रम में मैंने बयान किया है। एक भी बात आगे पीछे हुई तो हत्यारे को बचाव का मौका हासिल हो जाएगा। मैं समझ गया दोस्त। बढ़िया, तो अब मुझे इजाजत दो। कातिल की गिरफ्तारी तक रुकोगे नहीं? नहीं, क्योंकि उसमें अब कोई रोल नहीं रहा है, कहकर मैं उठ खड़ा हुआ। आदित्य अहिरवाल मुझे मेरी कार तक छोड़कर आया, और ऐसा मेरे जासूसी जीवन में पहले कभी नहीं हुआ था। जब कोई पुलिसिया यूं मेरी खिदमत कर रहा हो, मेरे आगे बिछ जा रहा हो, मेरे दिमाग का लोहा मान चुका हो। उसके बाद जो कुछ हुआ उसका पता मुझे बाद में आदित्य अहिरवाल के जरिए ही लगा, जिसके बारे में सिलसिलेवार ढंग से जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक 12 बजे सब इंस्पेक्टर आदित्य अहिरवाल 6 अन्य पुलिस वालों के साथ जैन निवास पहुंचा, जहां दिन की ड्यूटी वाला गार्ड नरेंद्र कुशवाहा खड़ा था। वहां पहुंचने से पहले अहिरवाल ये दरियाफ्त कर चुका था कि ईशान जैन उस वक्त घर पर ही था या कि ऑफिस में। गार्ड ने उसे देखकर सैल्यूट किया। ईशान साहब हैं भीतर? जी सर, अभी थोड़ी देर पहले ही वापस लौटे हैं। खबर करो कि पुलिस आई है। सुनकर उसने फोन पर भीतर इत्तिला दे दी, जवाब मिला भेज दो। सिपाहियों के साथ पैदल चलता अहिरवाल भीतर पहुंचा तो लगभग पूरा परिवार उसे ड्राइंग रूम में बैठा दिखाई दिया, सिवाय गणिका के जो उनके साथ नहीं थी।
6 पुलिस वालों को एक साथ भीतर आया देखकर वहां बैठे लोग थोड़ा हड़बड़ा से गए। फिर सबसे पहले ईशान को ही सवाल करना सूझा। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आज तो पूरे दल बल के साथ आए हैं। जी हाँ। वजह? हम आपको अपने पिता भूपेंद्र जैन और यहां से निकाले जा चुके नौकर सौरभ यादव की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं। वह उछलता हुआ उठ खड़ा हुआ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आभास जैन तीखे लहजे में बोला। जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो, सावित्री बोली। ये भला पापा का कत्ल क्यों करेगा, अंजना ने पूछा। आप लोगों के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, मगर थाने चलकर। अजीब गुंडागर्दी है, आभास तिलमिलाया सा बोला। है तो नहीं सर, लेकिन आप ऐसा समझते हैं तो समझते रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ एक बात और, ईशान साहब ने सिर्फ कत्ल ही नहीं किए हैं, बल्कि केस की जांच कर रहे एक प्राइवेट डिटेक्टिव पर जानलेवा हमला भी कराया था। इसलिए मेरी मानिए तो आप लोग अब इनके जेल में होने की कल्पना करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लौटकर घर तो नहीं ही आ पाएंगे। ईशान का चेहरा फक पड़ गया। आप हमारे साथ अपनी मर्जी से चलेंगे सर, अहिरवाल ने सख्त लहजे में पूछा, या हमें जबरन आपको ले जाना पड़ेगा। मैं कौशिक अंकल को फोन करता हूँ, आभास जल्दी से बोला। और मैं अमिश भाई को कॉल लगाती हूँ, कहते हुए अंजना ने ईशान के पार्षद दोस्त अमिश भार्गव का नंबर डायल भी कर दिया। चाहे जिसे कॉल लगा लीजिए, मगर गिरफ्तारी तो होकर रहेगी, और जो कोई भी रुकावट बनने की कोशिश करेगा उसे भी हिरासत में ले लिया जाएगा, भले ही वह इस इलाके का निगम पार्षद या हाई कोर्ट जज रविंद्र कौशिक साहब ही क्यों न हो। कहकर उसने ईशान की तरफ देखा। मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ, जो सिर्फ उतना ही बोल रहा हूँ जितना जरूरी है, वरना आप जानते हैं कि सुनाने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। इसलिए मामले को जटिल मत बनाइए, वरना गिरफ्तारी से पहले ही आपका परिवार आपके खिलाफ हो जाएगा। फिर बच निकलने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद आपको इस वक्त दिखाई दे रही होगी, वह भी नहीं रह जाएगी। इज्जत का कचरा होगा सो अलग। अहिरवाल का इशारा आरुषि के साथ ईशान के अफेयर की तरफ था, जिसे कैच करते उसे जरा भी देर नहीं लगी। ठीक है, वह मरे स्वर में बोला, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, इसी में समझदारी है। भाई 2 मिनट रुक, फिर जरूरत ही नहीं रह जाएगी। कान से मोबाइल सटाए खड़ा आभास बोला। रहने दो, क्योंकि मुझे लगता है कि इंस्पेक्टर साहब को जरूर कोई गलतफहमी हो रही है, जिसे दूर करके मैं घंटा 2 घंटा में वापस लौट आऊंगा। बुआ जी, अंजना गुस्से से बोली, कुछ करती क्यों नहीं? मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? फोन कीजिए उस डिटेक्टिव के बच्चे को, आखिर आपने ही तो उसे हमारे सिर मढ़ा था। भाई साहब के कातिल को खोजने के लिए, ना कि मेरी उसके साथ कोई रिश्तेदारी है। और ईशान ने अगर सच में उस पर कोई हमला कराया है तो वह क्या मेरे कहने भर से आरोप वापस ले लेगा? अंजना को जवाब नहीं सूझा। फिर तुम ये क्यों नहीं सोचती कि मेजर आरोप इस पर भैया के कत्ल का है, जो अगर सच में इसी ने किया है तो मैं वैसे भी इसे माफ नहीं करने वाली। आपको ईशान कातिल दिखता है? नहीं, लेकिन पुलिस खामख्वाह तो इसे गिरफ्तार करने नहीं पहुंच गई होगी। हाँ, भैया के कत्ल के आरोप से बरी हो जाए ये, तो मैं गारंटी करती हूँ कि विक्रांत को किसी न किसी तरह हमले वाली कंप्लेन वापस लेने के लिए तैयार कर लूंगी, मगर अपने भाई के कातिल का मैं कोई लिहाज नहीं करने वाली। तभी आभास और अंजना दोनों की कॉल दूसरी तरफ से पिक कर ली गई। आभास ने कौशिक को पूरी बात बताई तो उसने ऑफिसर से बात कराने को कहा।
सुनकर उसने मोबाइल अहिरवाल को थमा दिया। हेलो, कौशिक का स्वर उसके कानों में पड़ा। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। मैं रविंद्र कौशिक बोल रहा हूं। मैं जानता हूं सर, बताइए क्या कहना चाहते हैं। तुम ईशान को गिरफ्तार कर रहे हो? यस सर। वजह? जैन साहब और सौरभ यादव के मर्डर के साथ साथ डिटेक्टिव विक्रांत गोखले पर जानलेवा हमला कराने के आरोप में सर। साबित कर सकते हो? यस सर। कैसे? यादव के कत्ल में एक आई विटनेस हमें मिल गया है, जबकि डिटेक्टिव पर हमला करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे ईशान जैन ने 50,000 रुपए देकर उस काम के लिए तैयार किया था। वह कहता है कि उसे ईशान ने ही भेजा था। जी हां, तभी तो हमें ईशान साहब के बारे में पता लगा। ये भी पता लग गया कि भूपेंद्र का कत्ल कैसे किया गया था। यस सर। ठीक है ऑफिसर, फिर जो सही लगे करो, कहकर कौशिक ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उधर अंजना ने भार्गव की हेलो सुनते ही एक सांस में उसे बता दिया कि घर में उस वक्त क्या चल रहा है। ये भी कि पुलिस ईशान को गिरफ्तार करके ले जा रही थी। चिंता मत करो भाभी, मैं हूं न, सब संभाल लूंगा। पुलिस अगर ईशान को थाने ले जा रही है तो ले जाने दो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे वो लोग मेरे दोस्त का। थैंक यू भैया, कहकर अंजना ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। तत्पश्चात आदित्य अहिरवाल ईशान को साथ लेकर बाहर पहुंचा। फिर पुलिस जीप में बैठकर सब वहां से निकल गए, जिसके मिनट भर बाद परिवार के बाकी लोगों को भी थाने पहुंचना याद हो आया। 12:15 बजे मैंने सावित्री अग्रवाल की कॉल अटेंड की। हेलो। हेलो विक्रांत बोल रहा हूं मैडम। क्या ये सच है कि ईशान ने तुम पर हमला कराया था? जी हां। क्या उस बात को भूल नहीं सकते तुम प्लीज? मतलब केस वापस ले लो। अब क्या फर्क पड़ता है मैडम, जबकि उन पर उससे भी बड़े बड़े आरोप हैं, जिनके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती। मगर तुम्हें हॉनर किया था विक्रांत, ना किया होता हमले की नौबत भी नहीं आती। इस वजह से पूरा परिवार मेरे खिलाफ हुआ जा रहा है। प्लीज मेरी बात मान लो। उसके लिए कोई कंपनसेशन चाहते हो तो मैं वह भी दिलवा सकती हूं। बस तुम अपना केस वापस ले लो। ठीक है मैडम, आप कहती हैं तो लिए लेता हूं, क्योंकि अपने क्लाइंट को ना बोलना मैंने नहीं सीखा है। वैसे भी ईशान साहब जब कत्ल के आरोप में जेल जाने ही वाले हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि उन्हें मुझ पर हमला करने की सजा मिली या नहीं मिली। थैंक यू कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। तब तक पार्षद अमिश भार्गव की कॉल इलाके के एसीपी अमिताभ मुखर्जी तक पहुंच चुकी थी। आगे उसने डीसीपी के एस अल्फोंसे को उस बात की सूचना दे दी। नतीजा ये हुआ कि इधर ईशान जैन को लेकर एसआई अहिरवाल थाने पहुंचा, उधर दोनों पुलिस अधिकारी भी वहां अधम के। तब तक पूरा जैन परिवार थाने पहुंच चुका था। फिर 5 मिनट बाद एडवोकेट दुर्गेश चौटाला ने वहां कदम रखा और सब लोग सीधा एसएचओ महिपाल सिंह के कमरे में जा घुसे। सिपाहियों के मना करने के बावजूद घुस गए, जहां एसीपी और डीसीपी मिलकर आदित्य अहिरवाल की क्लास ले रहे थे। और उन सब के पीछे पीछे जज रविंद्र कौशिक भी वहां पहुंच गए। ऐसी स्थिति में पुलिस का बौखला उठना क्या बड़ी बात थी। आप लोग बाहर बैठिए प्लीज, कौशिक का अभिवादन करने के बाद डीसीपी अल्फोंसे बाकी लोगों की तरफ देखता हुआ बोला। पहले ईशान को आजाद कीजिए सर, चौटाला बोला। उसके बाद आप नहीं भी कहेंगे तो सब लोग यहाँ से चले जाएंगे। अगर निर्दोष हुए तो आजाद कर दिया जाएगा।
लेकिन अभी हमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मामले की जानकारी लेनी है, इसलिए प्लीज आप सभी बाहर वेट कीजिए। जो करना है हमारे सामने कीजिए। उसी वक्त भीतर दाखिल होता निगम पार्षद अमिश भार्गव बोला, पुलिस की मनमानी नहीं चलने दे सकते हम। सुनकर डीसीपी और एसीपी दोनों ने खा जाने वाली निगाहों से अहिरवाल को घूरा, जैसे ईशान को गिरफ्तार करके उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। मगर जो होना था वह हो चुका था, और अब हाई सोसाइटी के इतने बड़े बड़े लोगों को पुलिस धक्के मारकर तो वहां से नहीं ही निकाल सकती थी। इसलिए सिपाहियों को बोलकर डीसीपी ने सबके लिए कुर्सियां मंगवाई और उन्हें बैठने का इशारा कर दिया। फिर ईशान को भी हवालात से निकालकर वहां बुलवा लिया। अब आप सभी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, अल्फोंसे बेहद गंभीर लहजे में बोला। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर ईशान साहब को बेवजह गिरफ्तार किया गया है तो ये अभी के अभी आजाद कर दिए जाएंगे, और जबरन थाने लाकर आप लोगों ने इनकी जो बेइज्जती की है उसका क्या डीसीपी साहब? उसकी भरपाई क्या सिर्फ इन्हें आजाद करने भर से हो जाएगी? चौटाला ने पूछा। नहीं, उसकी भरपाई हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सस्पेंड करके करेंगे। साथ ही ये ईशान साहब से अपनी गलती के लिए माफी भी मांगेगा, इसका वादा करता हूं मैं। कमरे में सन्नाटा पसर गया। आदित्य, यस सर। बताओ क्या आरोप हैं ईशान साहब पर? एक प्राइवेट डिटेक्टिव को मारने के लिए गुंडे भेजे थे, जो इनकी बुआ जी के हायर करने पर जैन साहब के कत्ल की जांच पड़ताल कर रहा था। ये कैसे पता कि वह हमला इन्होंने ही करवाया था? करने वाला हमारी कस्टडी में है सर। वह नॉन क्रिमिनल है, जिसे 50,000 रुपए देकर हमले के लिए तैयार किया गया था। आपका यह ऑफिसर ईशान पर पापा के कत्ल का आरोप भी लगा रहा था। डीसीपी साहब, अंजना बोली। धैर्य रखिए मैडम, और बात को सिलसिलेवार ढंग से आगे बढ़ने दीजिए प्लीज। सुनकर उसने अपने होंठ भींच लिए। हमला क्यों कराया था ईशान साहब ने? डीसीपी एक बार फिर आदित्य अहिरवाल से मुखातिब हुआ। डिटेक्टिव कुछ ऐसे राज जान गया था जिससे ईशान साहब को नुकसान पहुंच सकता था। अभी कहाँ है वह? आसपास ही है सर, जब जरूरत होगी आ जाएगा। जरूरत के लिए क्या मुहूर्त निकलवाने का इंतजार कर रहे हो? अल्फोंसे का लहजा सख्त हो उठा। बुलाते क्यों नहीं उसे? कोई फायदा नहीं होगा, सावित्री अग्रवाल बोली। क्यों? क्योंकि वह ईशान के खिलाफ कंप्लेन करने का अपना इरादा बदल चुका है, जिसका मतलब ये बनता है कि आप लोगों के पास इस वक्त ईशान के खिलाफ डिटेक्टिव विक्रांत गोखले पर कराए गए हमले का कोई केस नहीं है। बड़ी हद उसके आने तक ईशान को रोककर रख सकते हैं, मगर आखिरकार तो इसे छोड़ना ही पड़ेगा। अब क्या कहते हो आदित्य? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, क्योंकि अहम मुद्दा तो जैन साहब और उनके भूतपूर्व नौकर की हत्या का है। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि उन दोनों की हत्या कैसे की गई थी? तुम जानते हो कैसे की गई? यस सर, अब ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं जानता। सुनकर डीसीपी बुरी तरह चौंका। जिस कॉन्फिडेंस से आदित्य अहिरवाल ने वह बात कही थी वह झूठी नहीं हो सकती थी। ना ही वैसे किसी झूठ की उम्मीद वह अपने ऑफिसर से कर सकता था। ठीक है, बताओ कैसे किए गए थे दोनों कत्ल? हाइड्रोजन गैस के बारे में तो आप जानते ही हैं सर। ये क्या बकवास है? कोई गैस भला किसी के पेट में धमाका कैसे कर सकती है? कर सकती है, किया भी था। आप बात को यूं समझिए कि खाना जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है, वह अगर संक्रमित हो जाए तो उससे फूड पॉइजनिंग हो जाता है, जो कई मामलों में जानलेवा साबित होकर रहता है।
तुम ये कहना चाहते हो कि जैन साहब की जान फूड पॉइजनिंग से गई थी? नहीं सर, उसका तो मैंने बस उदाहरण दिया था। मुद्दे की बात करो आदित्य, तुम्हारे एक जॉम्पल सुनने का वक्त नहीं है हमारे पास। यस सर। तो मुद्दा ये है कि दोनों हत्याओं में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया था, और इतनी होशियारी से किया गया था कि हमारा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भी असलियत का पता नहीं लगा पाया। कैसे किया गया? उससे पहले मैं आपको नाइट्रोजन गैस की एक खूबी बताता हूं सर, जो ये है कि -195 8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचकर यह गैस तरलावस्था में बदल जाती है, जबकि पानी महज 3-5 डिग्री माइनस में पहुंचने के साथ जमना शुरू हो जाता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लिक्विड नाइट्रोजन कितना ठंडा हो सकता है, बल्कि वह द्रव्य में बदलता ही उतना ठंडा होने के बाद है, न कि पानी की तरह ठंडा होकर बर्फ में तब्दील हो जाता है। इन बातों का जैन साहब की मौत से क्या लेना देना हो सकता है? पूरा पूरा लेना देना है सर, और ऐसा लेना देना है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि शायद ही इससे पहले किसी हत्या की वारदात में लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल बतौर हथियार किया गया हो। हाँ, इसे पीकर आत्महत्या करने की कोशिश अब तक बहुतेरे लोग कर चुके हैं, और उस बारे में गूगल करके आप सहज ही पता लगा सकते हैं। अगर कत्ल नाइट्रोजन के जरिए किया गया था, तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की पकड़ाई में क्यों नहीं आई यह बात? इसलिए नहीं आई सर, क्योंकि यह रंगहीन, गंधहीन गैस होती है, जो गैस से एक खास टेम्परेचर पर पहुंचकर लिक्विड फॉर्म में तब्दील हुई, और टेम्परेचर बढ़ते ही वापस गैस बनकर छूमंतर हो गई, जैसे किसी ने जादू कर दिया, ऐसे जैसे कि उसका कोई वजूद ही न रहा हो। वैसे फोरेंसिक को पता न चलने की एक वजह यह भी है कि हम जो सांस लेते हैं उसमें 78% नाइट्रोजन ही होती है, मतलब उसका कोई असर हमारे शरीर में अलग से नहीं सौंपा जा सकता था। कमाल है। जी वह तो है ही, मगर हत्यारा उसका फायदा इसलिए उठा पाया क्योंकि उसे जैन साहब की एक खास और अजीब आदत की खबर थी, जो नहीं होती तो शायद नाइट्रोजन को कत्ल का जरिया बना पाना उसके लिए मुमकिन नहीं हो पाता। कैसी आदत? ये कि मौसम चाहे जैसा भी क्यों न हो, भले ही बाहर बर्फ ही क्यों न पड़ रही हो, पीते हमेशा फ्रिज से निकला पानी ही थे। कातिल ने उसी बात का फायदा उठाया और एक खास तरह के फ्लास्क में लिक्विड नाइट्रोजन भरकर उनके कमरे में ले जाकर रख दिया। कोई शक क्यों नहीं हुआ उन्हें, क्योंकि फ्लास्क वहां रखने वाला उनका खास था। ऊपर से उनकी निगाहों में तो वह इंसान सुबह के 3:30 बजे उनके कमरे में पानी रखकर गया था, जो इत्तेफाक से लवन्या उस रोज रखना भूल गई थी। उस बारे में मैं पहले ही पता कर चुका हूं, इसलिए लवन्या की गैरहाजिरी में भी आप मेरे कहे पर यकीन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। जैन साहब ने सोने से पहले या नींद में किसी वक्त उठकर फ्लास्क के पानी से गिलास भरा और गटागट पी गए। हो सकता है उसके ज्यादा ठंडा होने का एहसास उन्हें हो गया हो, मगर उनकी निगाहों में वह क्योंकि फ्रिज से निकला पानी था, इसलिए गटागट गिलास खाली कर गए। और वैसा करने से पहले उन्होंने कोई लाइट भी नहीं जलाई थी, क्योंकि अगली सुबह कमरे में कोई बल्ब जलता नहीं मिला था हमें। यहाँ की साइड टेबल पर रखा नाइट लैंप भी बंद था, जबकि रोशनी कर ली होती तो शायद मरने से बच जाते। वजह? फ्लास्क का ढक्कन खुलते ही वहां धुआं फैलना शुरू हो गया सर, जिसे वह देख पाए होते तो शायद गिलास को मुंह तक नहीं ले जाते, क्योंकि वहां धुएं का गुबार उठना शुरू हो गया होगा। ठीक है, नहीं देखा इसलिए पी गए, लेकिन नाइट्रोजन कोई जहरीली गैस तो होती नहीं है।
जिसने उनकी जान ले ली हो, जबकि उनके शरीर के तो पुर्जे पुर्जे बिखरे पड़े थे। अगर वह गैस की फॉर्म होती सर तो बेशक जान नहीं ले सकती थी, मगर लिक्विड फॉर्म में -196 डिग्री तापमान वाला नाइट्रोजन जैसे ही उनके शरीर में पहुंचा, उनके तमाम वाइटल ऑर्गन्स एकदम निष्क्रिय पड़ गए। उसी वजह से उनके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया और कार्डियक अरेस्ट के शिकार हो गए। ये तुम महज किस्सा सुना रहे हो या साइंटिफिकली भी तुम्हारी बात सही है? 100% सही है सर। फोरेंसिक साइंटिस्ट अनिरुद्ध अस्थाना साहब के साथ मैं पहले ही इस पूरे मामले को डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं है। ओके, लेकिन पेट क्यों फटा मरने वाला का? इसलिए फटा सर क्योंकि शरीर में मौजूद लिक्विड नाइट्रोजन बॉडी के टेम्परेचर में पहुंचते ही गैस में परिवर्तित होना शुरू हो गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नाइट्रोजन जब लिक्विड से गैस में बदलता है तो करीब 500 गुना हो जाता है। मतलब जैन साहब ने अगर 200 मिलीलीटर लीटर भी लिक्विड पिया हो तो गैस के फॉर्म में वह 100 लीटर में बदल गया होगा। और इतनी गैस मानव शरीर किसी भी हाल में एक साथ रिलीज नहीं कर सकता। इसलिए उसके लगातार बढ़ते जा रहे दबाव के कारण जैन साहब के पेट के चीथड़े उड़ गए। भले ही असल में क्या हुआ था वो बात मैंने उसे बताई थी। कुछ सालों पहले तक इस गैस का इस्तेमाल खासा प्रचलन में था सर। लोग नाइट्रो आइसक्रीम खाने जाते हैं, नाइट्रो ड्रिंक पिया करते थे। हाई क्लास बार और पब में इसका बहुतायत में इस्तेमाल किया जाता था, मगर बाद में इसे प्रोहिबिटेड करार दे दिया गया। ये अलग बात है कि चोरी छिपे आज भी सर्व की जाती है। यकीन नहीं आता कि किसी को इतनी दूर की सूझ गई। सूझ तो बराबर गया था सर, तभी तो केस में हमें रत्ती भर भी लीड हासिल नहीं हो रही थी। आगे बढ़ो। गैस के फॉर्म में 100 लीटर नाइट्रोजन तो वैसे ही किसी बंद कमरे में इंसान की जान ले सकती है सर, क्योंकि तब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसके बाद दम घुटने के कारण उसकी मौत हो जाना तय है। हम समझ गए भाई, तुम आगे की बात करो। गैस जिस तेजी से बनी थी उतनी ही तेजी के साथ पेट फाड़कर बाहर निकली और वॉथरूम में एग्जॉस्ट के लिए बनाए गए होल के जरिए सॉफ्ट में दाखिल हो गई। इसलिए क्योंकि कमरे में ऐसी चल रहा था, मतलब वह पूरी तरह हवा से भरा हुआ था। एन इसी कारण वहां 100 लीटर नाइट्रोजन गैस के लिए कोई जगह नहीं थी, बल्कि सॉफ्ट में भी नहीं रही होगी क्योंकि वह ऊपर से पूरी तरह बंद था। आगे हुआ ये कि सॉफ्ट में मौजूद हवा तेजी के साथ गेस्ट रूम के वॉथरूम में घुसनी शुरू हो गई, जिसका दरवाजा आरुषि अग्रवाल बंद करना भूल गई थी। नतीजा ये हुआ कि वहां ऑक्सीजन कम होने लगी और नाइट्रोजन की मात्रा एकदम से बढ़ गई, जिसके कारण दोनों मियां बीबी का दम घुटने लगा और उन पर बेहोशी तारी हो गई। यही वजह रही कि सुबह दरवाजा जोर जोर से पीटने के बावजूद दोनों में से कोई उठकर राजी नहीं था। फिर आरुषि का बयान भी मेरे कहे को सच साबित करता है, जिसमें उसने बताया था कि रात के वक्त अपने वॉथरूम में उसने कोहरे जैसा धुआं देखा था। ये तो कमाल ही हो गया, एसीपी हैरनी से बोला। मतलब कातिल ने बस इतना किया कि एक फ्लास्क में लिक्विड नाइट्रोजन भरकर जैन साहब के कमरे में रख दिया और बाकी सब कुछ अपने आप होता चला गया। यस सर, जहां तक मेरा अंदाजा है, हत्यारे के जाते ही मरने वाले ने अपने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया होगा। मतलब उस काम में कातिल की किसी चतुराई का कोई रोल नहीं था। पता कैसे लगा तुम्हें? तब लगा जब मैं इत्तेफाक से एक ऐसे आइसक्रीम पार्लर में चला गया जहां नाइट्रो आइसक्रीम सर्व की जाती थी। मैंने देखा वे लोग कस्टमर के आगे एक बाउल में आइसक्रीम का रॉ मटेरियल रखकर उसमें लिक्विड नाइट्रोजन डाल देते थे
और देखते ही देखते सेकेंडों में वहां गाढ़ा धुआं फैल जाता था और बाउल में मौजूद चीजों को आइसक्रीम में बदलने में महज 45 सेकेंड का वक्त लगता था। अब आप खुद सोच कर देखिए कि जो चीज 45 सेकेंड में आइसक्रीम तैयार कर सकती थी, उसने मृतक के पेट में पहुंचकर उसका क्या हाल किया होगा। तुमने तो कमाल कर दिया आदित्य, वेल्डन। थैंक यू सर। बाकी बातों की जानकारी दो। यस सर, अब मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि जैन साहब के कत्ल की वजह क्यों पैदा हुई। क्यों हुई? उस वजह का नाम था सौरभ यादव, जिसे घर की एक महिला सदस्य के साथ मकतूल ने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। क्या बकवास है ये। आभास और ईशान तड़प से उठे। सोच समझकर जुबान खोलो इंस्पेक्टर, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। शांति बनाए रखिए सर, धमकी बाद में दे लीजिएगा। तुम खामख्वाह हमारे परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, अंजना बोली, और चाहते हो कि हम चुपचाप बैठे तमाशा देखते रहें। जी हाँ, मैं यही चाहता हूँ। इसलिए चाहता हूँ क्योंकि इतना तो साफ दिखाई दे रहा है कि आपको अपने ससुर के मारे जाने का रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। होता तो मुझसे ज्यादा ये जानने में आपका इंटरेस्ट होता कि उनका कत्ल किसने किया था। मेरा वो मतलब नहीं था। अंजना थोड़ा हड़बड़ाई सी बोली, मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो तुम कह रहे हो वह नहीं हो सकता था। मैडम प्लीज, डीसीपी बोला, पहले आदित्य की पूरी बात तो सुन लीजिए। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। आगे हुआ ये सर कि उस बात का पता लगते ही जैन साहब क्रोध से आग बबूला हो उठे। उन्होंने नौकर को तो अगले ही रोज घर से निकाल बाहर किया, जबकि अपने परिवार की मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उसकी सहचरी को महज धमकाकर छोड़ दिया। सुनकर वहां बैठी औरतें एक दूसरे का मुंह तकने लगीं। 2 सवालों के जवाब तुम दे चुके हो आदित्य। पहला ये कि कत्ल का हथियार क्या था। दूसरा ये कि कत्ल के बाद कमरा भीतर से बंद क्यों पाया गया था। अब तीसरे सवाल का जवाब दो। बताओ, कातिल कौन है? यस सर। क्या यस सर? नाम लो उसका। सावित्री अग्रवाल कहते हुए अहिसवाल ने अपनी तर्जनी उंगली भाले की तरह उसी दिशा में उठा दी। जोर का धमाका, जिसने सबके होश उड़ा दिए। सब हक्का बक्का सावित्री की शक्ल देखने लगे, जो अपनी जगह पर यूं बैठी थी जैसे बैठे बैठे मर गई हो। ये क्या कह रहे हैं बुआ जी? ईशान हक्का सा बोला। झूठ बोल रहे हैं, वह हकलाती हुई बोली। भला मैं क्यों भैया की जान लूंगी? और जितने अजीबोगरीब तरीके से ये उनकी हत्या बताता है, वह क्या मेरे बस की बात है? उससे भी बड़ा सवाल ये कि कत्ल मैंने किया होता तो प्राइवेट डिटेक्टिव विक्रांत गोखले को भैया के कातिल का पता लगाने के लिए क्यों हायर करती? मुझे क्या अपनी जमा पूंजी काट रही थी? नहीं, आपने विक्रांत को हत्यारे का पता लगाने के लिए नहीं हायर किया था मैडम, क्योंकि वह बात तो आप पहले से जानती थीं। असल में आपने उसे इसलिए हायर किया ताकि वह वसीयत सामने आ सके जिसके मुताबिक आपको 7 करोड़ रुपए मृतक की संपत्ति से मिलने थे। आप अच्छी तरह से जानती थीं कि जैन साहब की मौत के बाद आपको पैसों की बहुत जरूरत पड़ने वाली थी, क्योंकि उस घर में आप ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं थीं। अगर ऐसा था तो मुझे उनको खत्म करने की जरूरत ही क्या थी? जरूरत थी क्योंकि उन्होंने नौकर के साथ आपको देखकर महज लानत मलामत ही नहीं की थी, बल्कि वसीयत बदलने की धमकी भी दे दी थी। वह वसीयत जिसके बारे में वह पहले ही आपको बता चुके थे। सुनकर आप डर गईं। आपको अपना भविष्य अंधकार में डूबा दिखाई देने लगा, जिसके बाद आपने उनके कत्ल की एक शानदार योजना बनाई और एक तारीख की सुबह उनके कमरे में नाइट्रोजन से भरा फ्लास्क पहुंचा दिया।
रही बात अजीबोगरीब मर्डर की, जिसमें आप प्रोडक्शन मैनेजर हुआ करती थीं, अब कहिए कि मैं गलत कह रहा हूं। सावित्री के मुंह से बोल नहीं फूटे। समस्या तब उठ खड़ी हुई सर, जब कत्ल के बाद मकतूल की वसीयत बरामद नहीं हुई। वह वसीयत जिसे ये अपनी आंखों से देख चुकी थीं, या फिर मकतूल ने ही इन्हें उसके प्रावधानों के बारे में बता दिया होगा। एन उसी वजह से ईशान और आभास का अपने पिता के साथ विवाद भी हुआ था, क्योंकि ये दोनों अपनी बुआ को 7 करोड़ की रकम देने के पक्ष में नहीं थे। नहीं, ये सच नहीं है, ईशान बोला। अच्छा, तो फिर सच आप ही क्यों नहीं बता देते? हमें पापा के जाने के बाद बुआ जी को मिलने वाली रकम से कोई ऐतराज नहीं था। उस रकम से था जो वह नौकरों के नाम किए बैठे थे। किसी पुराने नौकर की बात होती तो एक बार को चल भी जाता, मगर उन्होंने तो ये लिख मारा था कि उनकी मौत के वक्त घर में जितने भी नौकर हों सबको 5-5 लाख रुपए दे दिए जाएं, और महाराज को 10 लाख, जबकि कल को नौकरों की संख्या बढ़ भी सकती थी। बस उसी बात पर गुस्सा आ गया था हम दोनों भाइयों को। ऐसा था तो नहीं, मगर मैं उस बात पर बहस नहीं करूंगा, क्योंकि आपके कहे को झूठा साबित करने का कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। बहरहाल आगे हुआ ये कि वसीयत सामने आती न देखकर मैडम बुरी तरह घबरा उठी, क्योंकि जैन साहब के अलावा इन्हें किसी से किसी भी प्रकार के मदद की उम्मीद नहीं थी। तब इन्होंने प्राइवेट डिटेक्टिव विक्रांत गोखले को ये कहकर हायर कर लिया कि अपने भाई के कातिल को खोजना चाहती थीं, क्योंकि जानती थीं कि जब वह केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करेगा तो वसीयत की बात सामने आकर रहेगी। सीधे सीधे क्यों नहीं बता दिया कि इन्हें वसीयत की तलाश थी, ना कि भाई के कातिल की? फिर उसका काम भी आसान हो जाता। नहीं बता सकती थीं, क्योंकि डिटेक्टिव आखिर डिटेक्टिव होता है। ऊपर से विक्रांत गोखले का नाम दिल्ली के टॉप डिटेक्टिव में शुमार होता है। इन्हें वसीयत के लिए तड़पता देखकर फौरन उसकी समझ में आ जाता कि कातिल भी यही हैं। जबकि मैडम किसी को उस बात की भनक लगने देना अफोर्ड नहीं कर सकती थीं। साथ ही इन्होंने एक दूसरी सावधानी भी बरती। उस सावधानी का नाम था सौरभ यादव नाम का उल्लू का पट्ठा, जिसे कभी शक ही नहीं हुआ कि मैडम उसकी जान भी ले सकती हैं। उसे मारना इनके लिए क्यों जरूरी था? क्योंकि वह हमारी गिरफ्त में आकर सहज ही टूट जाता। फिर जैसे ही मैडम के साथ उसके खास तरह के संबंधों की बात हमारी नॉलेज में आती, समझ जाते कि सारा किया धरा इन्हीं का था। इसलिए उसका मुंह बंद करने की खातिर उसे मौत के घाट उतार दिया। मगर वैसा करने से पहले इन्होंने एक चाल और चली। यादव को बहला फुसलाकर ईशान जैन को कॉल कराया और ये कहकर कि उसे पता था कि जैन साहब का हत्यारा कौन है। अगली सुबह मिलने के लिए अपने कमरे पर आने को कह दिया। यादव ने इनसे सवाल नहीं किया होगा कि क्यों वे ईशान को उस तरह की कॉल करा रही थीं। हो सकता है किया हो, मगर एक तो नौकर, ऊपर से इनके साथ खास तरह के संबंध, ऐसे में वह कॉल करने से भला इनकार कैसे कर सकता था? और उसे क्या कहकर -195.8 डिग्री टेम्परेचर वाला नाइट्रोजन पीने को तैयार कर पाई होंगी? क्या कहा था वो तो ये ही जानती होंगी सर। लेकिन वह कोई बड़ी बात नहीं थी। वियाग्रा तो यादव पहले से ही ले रहा था, इसलिए नाइट्रोजन को कोई टॉनिक बताकर भी उसके हवाले कर आई होंगी, क्योंकि ये बात तो वह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसकी अंकशायनी उसके जान की दुश्मन भी बन सकती थी। कोई एविडेंस है कि यादव की हत्या के वक्त मैडम वहां थीं? जी है सर। इत्तेफाक से उसी वक्त अजय नाम का एक लड़का उस बिल्डिंग में चोरी करने पहुंच गया, जहां यादव किराए के एक कमरे में रहता था।
इस वक्त वह हमारी कस्टडी में है। आप चाहें तो यहाँ बुलाकर मैडम से उसका आमना सामना करा सकते हैं। वैसे तस्वीर देखकर इनकी शिनाख्त वह पहले ही कर चुका है। सावित्री जी वहां जीन्स और फर का कोट पहनकर पहुंची थीं। वापसी में इन्होंने अपनी दोनों कलाइयों को जानबूझकर छिपाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनकी रंगत ये सांवली बना चुकी थीं। मतलब चाहती थीं कि कल को उधर की सीसीटीवी फुटेज देखकर हम इस बात पर यकीन कर लें कि कातिल कोई सांवली रंगत वाली युवती थी। ये क्योंकि खूब गोरी हैं, इसलिए फुटेज देखकर तो इनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं ही जाना था, गया भी नहीं। और कुछ लवन्या का बयान है कि उस रोज सुबह 4:30 बजे किसी को जैन निवास की बाउंड्री फांदकर अंदर दाखिल होते देखा था। उसी की तरह घर के रसोइये महेंद्र त्रिपाठी ने भी देखा था, जो उसी वक्त पानी की बोतल भरने किचन में पहुंचा था। हॉल में अंधेरा था, इसलिए दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सके। ऊपर से मैडम ने उस वक्त भी अपने सिर को कोट के साथ जुड़ी टोपी से कवर कर रखा था, मगर वह सावधानी बस हॉल की कम रोशनी में ही इनका भला कर सकती थी। ये अच्छी तरह से जानती थीं कि पहली मंजिल पर उजाला होने की वजह से किचन में खड़ा शख्स जान जाता कि ऊपर पहुंचकर ये किस कमरे में दाखिल हुई थीं। तब इन्होंने गजब की होशियारी बरती और अपने कमरे की तरफ बढ़ने की बजाय जानबूझकर गणिका मैडम के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गईं। दिखावे के लिए इन्होंने दरवाजे पर दस्तक देने का ड्रामा भी किया, ताकि किचन में मौजूद शख्स को पूरी तरह यकीन आ जाए कि जिसे वह देख रहा था वह गणिका मैडम ही थीं। इसीलिए तब तक वहां से नहीं हिली जब तक कि हॉल खाली नहीं हो गया। जब लवन्या या महाराज ने उस वक्त मैडम की सूरत देखी ही नहीं, तो इस बात की गारंटी कैसे की जा सकती है कि उस सुबह बाउंड्री वॉल फांदकर जैन निवास में दाखिल होने वाली औरत यही थी। इनके पास अभी भी वह कोट मौजूद है सर, जिसे पहनकर यादव का कत्ल करने पहुंची थी। साथ में एक मोबाइल भी, जो रजिस्टर्ड तो सौरभ यादव के नाम पर है, लेकिन इस्तेमाल ये किया करती थीं उससे बातें करने के लिए, जो कि कई बार तो घंटा घंटा भर चलती दिखाई देती हैं। आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है मैडम? डीसीपी ने सावित्री से पूछा। सिर्फ इतना कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं एक अपराधी से किसी और जवाब की उम्मीद भी नहीं करता मैडम, कहकर उसने अहिसवाल की तरफ देखा। चोर को हाजिर करो। सुनकर उसने किसी सिपाही को फोन करके अजय को वहां लाने के लिए बोल दिया। और जब वह कमरे में पहुंचा तो सबसे ज्यादा हालत ईशान की खराब हुई। कुछ देर के लिए वह सांस तक लेना भूल गया। अजय ने अपना हाथ माथे तक ले जाकर सबका अभिवादन किया, फिर सहमा सिकुड़ा सा आदित्य के करीब खड़ा हो गया। अंदर से वह बुरी तरह डरा हुआ था। उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थीं, पैर कांप रहे थे। पुलिस के बड़े अफसरों से इस तरह पहले कभी सामना जो नहीं हुआ था उसका। यहाँ बैठे लोगों को ध्यान से देखो, अल्फोंसो बोला, और हमें बताओ कि संगम विहार की गली नंबर 14 की एक बिल्डिंग में जब तुम चोरी करने गए थे, तो क्या यहाँ मौजूद लोगों में से कोई दिखाई दिया था तुम्हें? दिखाई था सर जी। कौन था? सुनकर उसने निःसंकोच सावित्री अग्रवाल की तरफ उंगली उठा दी। ये वाली मैडम थी सर, लेकिन उस वक्त ऐसे कपड़े नहीं पहने थीं और अभी से कहीं ज्यादा जवान, लेकिन सावली दिख रही थीं, कहकर उसने सावित्री से सवाल किया, मैडम गोरा होने की कोई क्रीम पता हो तो मुझे भी बता दीजिए। शादी अटकी पड़ी है क्योंकि कोई लड़की पसंद ही नहीं करती। शटअप, अल्फोंसो गुस्से से बोला, जितना पूछा जाए बस उतने का जवाब दो। सॉरी सर। अब दो टूक बोलो कि मैडम को वहां देखा था या नहीं देखा था।
देखा था सर, वैसे भी मैं एक बार जिसे देख लूं जीवन भर उसकी सूरत नहीं भूलता। अगर उस वक्त ये सूट नहीं पहने थी तो क्या पहन रखा था? जीन्स और उसके ऊपर कोट डाल रखा था, ग्रे कलर का कोट जो इनकी कमर से बहुत नीचे तक पहुंच रहा था। तत्पश्चात अजय को वहां से आउट करने के बाद डीसीपी एक बार फिर सावित्री से मुखातिब हुआ। आप अभी भी खुद को बेगुनाह कहेंगी मैडम? जवाब ये सोचकर दीजिएगा कि पुलिस जबरन भी आपका जुर्म कबूल करवा सकती है। खामोशी। क्यों अपनी दुर्दशा कराना चाहती हैं? खामोशी। जवाब दीजिए मैडम, अल्फोंसो गरजता हुआ बोला, यूं चुप रहने से काम नहीं चलेगा। हाँ, मैंने ही मारा था अपने भाई को, कहने के बाद वह जोर जोर से रोने लग गई। और यादव को भी। कुछ देर बाद डीसीपी ने पूछा, हाँ? उसे भी। वह सिसकती हुई बोली, मुझसे एक गलती हो गई थी जिसका वह फायदा उठाने में जुट गया था। कैसी गलती? एक रोज नशे के आलम में मैं उसे ये बता बैठी कि भैया का कत्ल मैंने किया था। मतलब यादव आपको ब्लैकमेल कर रहा था? सीधे सीधे नहीं, लेकिन उस बारे में जान चुकने के बाद वह हर दूसरे दिन मुझसे किसी न किसी बहाने पैसे ऐंठने लगा था। शुरू में तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मगर जब वैसा बार बार होने लगा तो मैं समझ गई कि असल में वह उसी जानकारी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। यानी मैं उसकी मांग पूरा करने से मना करती तो धमकाने पर उतर आता। आपने मना किया? नहीं, क्योंकि तब उसे खत्म करना मुश्किल हो जाता। इसलिए मैंने उसे सलाह दी कि वह तहखंड गांव वाला अपना कमरा बदल दे, क्योंकि वहां बहुत से लोग मुझे पहचानने लगे थे। वैसा करने में उसने 15 दिन लगा दिए। फिर मुझसे 50,000 रुपए लेकर गांव चला गया। उसके वापस लौटने तक मैं उसे खत्म करने का मन बना चुकी थी। इसलिए आगे भी एक दो बार उसकी मांग पूरी कर दी ताकि उसे मुझ पर कोई शक न होने पाए। फिर कत्ल वाली सुबह मैं घर की बाउंड्री फांदकर उससे मिलने पहुंची। उसके साथ थोड़ा वक्त भी गुजारा और वापसी के वक्त नाइट्रोजन वाला फ्लास्क ये कहकर छोड़ आई कि उसमें मर्दानगी बढ़ाने वाली दवाई थी, जो पीते वक्त बहुत ज्यादा ठंडी महसूस होगी, लेकिन असल में मर्द को गर्म कर देती है और उसका असर सालों साल बना रहता है। बाद में उसने लिक्विड नाइट्रोजन कब पिया मैं नहीं जानती, लेकिन पिया तो जरूर होगी, वरना मरता कैसे कमीना। और जैन साहब को खत्म करने के पीछे की वजह वही थी जो अभी अभी आदित्य बयान करके हटा है। या किसी और कारण से आपने अपने भाई को मार डाला था? हाँ, वही थी। जरा सोचकर देखिए डीसीपी साहब कि मैंने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया था जो वह मेरा नाम अपनी वसीयत से हटाने की धमकी दे बैठा था। अभी मैं बस 43 की ही हूं ना कि बुढ़ी हो गई हूं। ऐसे में किसी मर्द के साथ संबंध बन जाना क्या इतना बड़ा जुर्म था जिसकी खातिर वह मुझे उन 7 करोड़ रुपयों से वंचित कर देता जो उसकी औकात के हिसाब से किसी गिनती में नहीं आते थे। मैंने फिर भी उसका लिहाज किया और फ्लास्क उसके कमरे में रखते वक्त आखिरी बार उससे मिन्नत भी की थी कि वह मुझे माफ कर दे। ये वादा भी किया कि मैं फिर से वैसी गलती नहीं दोहराऊंगी, मगर उसने हामी नहीं भरी, जिसके बाद मैं कमरे से निकलकर बाहर चली गई। कहने के बाद वह एक बार फिर जोर जोर से रोने लगी। आदित्य अहिसवाल ने चैन की सांस ली, क्योंकि सावित्री के कबूलनामे के बिना उसके खिलाफ पुख्ता केस बना पाना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर साबित होना था। शाम 6 बजे अहिसवाल मेरे ऑफिस पहुंचा। कैसा रहा इंस्पेक्टर साहब? उसके बैठने के बाद मैंने पूछा। बहुत बढ़िया,
सब कुछ तुम्हारे कहे मुताबिक किया और रिजल्ट देखकर जिस संतुष्टि का अनुभव हुआ उसे बयान नहीं कर सकता। मेरे अफसरों के चेहरे तो देखने लायक होकर रह गए थे। बाद में मेरी जहीनियत का लोहा माना सो अलग। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है दोस्त कि मैं तुम्हें दुनिया के सामने इस केस को सॉल्व करने का क्रेडिट नहीं दे सकता, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि तुम न होते तो भूपेंद्र जैन और सौरभ यादव के कत्ल की मिस्ट्री हमेशा हमेशा के लिए पुलिस की अनसुलझी फाइलों में दफन होकर रह जाती। अब जाने भी दो उस बात को, ये बताओ कि प्रमोशन के आसार बनते दिख रहे हैं या नहीं। वह तो बस हुआ ही समझो। अगली बार जब तुमसे मिलूंगा तो मेरे कंधों पर 2 की बजाय 3 सितारे चमक रहे होंगे और नेम प्लेट पर लिखा होगा इंस्पेक्टर आदित्य अहिसवाल। फिर तो पार्टी बनती है। ऑफ कोर्स बनती है। तुम जब कहो तब तैयार हूं। जैसी कहो वैसी का इंतजाम कर दिखाऊंगा। भले ही 2-4 महीनों की तनख्वाह ही क्यों न खर्च करनी पड़ जाए। खर्च तो मैं जरूर करवाऊंगा तुमसे, मगर तब जब तुम इंस्पेक्टर बन चुके होगे, और क्रेडिट मिले या न मिले इस बात में कोई शक नहीं कि तुम्हारी तरह मुझे भी केस सॉल्व होने की बहुत खुशी है। क्योंकि सावित्री ने जो प्लान किया था उसे समझना नामुमकिन की हद तक कठिन था। वो तो भला हो शीला का जो मुझे आइसक्रीम पार्लर ले गई, जिसके कारण मुझे सूझ पाया कि भूपेंद्र जैन को कैसे खत्म किया गया हो सकता था। अगर ऐसा है तो कहकर उसने शीला की तरफ देखा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। वेलकम सर। जानते हो जब मैंने अजय को साहब लोगों के सामने पेश किया तो उस वक्त सबसे बुरा हाल ईशान का हो रहा था, मगर बाद में मेरे मुंह से ये सुनकर कि तुम्हारे ऊपर कभी हमला नहीं किया गया था, सबसे ज्यादा हैरान भी वही हुआ था। यहाँ तक कि अकेले में मुझसे पूछ ही बैठा कि मैं उसका फेवर क्यों कर रहा था। तुमने क्या कहा? यही कि विक्रांत साहब को तुम पर रहम आ गया था। थैंक यू बोलना चाहो तो उनसे जाकर मिल लेना, कहकर उसने पूछा आया था। हाँ, थोड़ी देर पहले यहीं बैठा हुआ था। अच्छा, अब एक सवाल का जवाब और दे दो जो मेरे ज़हन में बुरी तरह कुलबुला रहा है। पूछो। कत्ल कैसे किया गया? ये तो तुम्हें आइसक्रीम पार्लर जाकर समझ में आया, मगर ये कैसे जाना कि उसे इस्तेमाल में लाने वाले हाथ किसके थे? पहले सिर्फ अंदाजा था क्योंकि सावित्री का पति आइसक्रीम की फैक्ट्री चलाता था, जहां वह प्रोडक्शन का काम देखा करती थी। ऐसी औरत को नाइट्रोजन के इस्तेमाल की नॉलेज होना कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर पक्का वाला यकीन तब आया जब लवन्या ने मुझे फोन करके उस कोट के बारे में बताया जिसे पहनकर सावित्री अग्रवाल यादव की मौत का इंतजार करने गई थी। फिर रही सही कसर, यादव के नाम से रजिस्टर उस मोबाइल नंबर ने पूरी कर दी जो सावित्री के पोजीशन में था। मतलब मुझे इस बात की गारंटी तो हो गई कि यादव के साथ अफेयर उसी का चल रहा था। उसके बाद सावित्री को कातिल तस्लीम कर लेना क्या बड़ी बात थी, बल्कि उसमें रसाईदे त्रिपाठी के इस बयान की भी बड़ी भूमिका थी कि वसीयत के बारे में वहां के सारे नौकर जानते थे। अब जो बात सौरभ को पता थी वह सावित्री के कानों तक न पहुंची हो, ये कैसे हो सकता था? तब जाकर मेरी समझ में आया कि उस औरत को कातिल की नहीं बल्कि अपने भाई के वसीयत की तलाश थी। और कोई वजह? भैया या लवन्या को मैं चाहकर भी कातिल कबूल नहीं कर पा रहा था। कई बार दोनों के नामों पर विचार किया मगर बात कुछ जमी नहीं। और उनको भूल जाओ तो घर में बस एक सावित्री ही ऐसी औरत थी जिसका यादव के साथ अफेयर रहा होने की उम्मीद की जा सकती थी। बात तो एकदम सही कही विक्रांत बाबू। तुम्हारा ध्यान पहले उसकी तरफ चला गया होता
तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि 1-2 दिनों से ज्यादा का वक्त नहीं लगा होता तुम्हें इस केस का तिन्या पांचा करने में। ध्यान जाने की कोई वजह होनी भी तो चाहिए थी। ऊपर से वह मेरी क्लाइंट थी अहिसवाल साहब। मैं कैसे उसका तसव्वुर कातिल के रूप में कर सकता था। हाँ, कत्ल का केस देने की बजाय अगर सावित्री मुझे वसीयत खोजने की जिम्मेदारी देकर गई होती तो मैंने कुछ कदम आगे बढ़ाते ही समझ जाना था कि सारा किया धरा उसी का था। ये बात वह भी बहुत अच्छे से जानती थी, तभी तो असल मामले की भनक तक नहीं लगने दी तुम्हें। सही कहा। बहरहाल एक बार फिर से तुम्हारा शुक्रिया। वह कुर्सी से उठता हुआ बोला, अब मैं चलता हूँ क्योंकि बहुतेरे काम निपटाने हैं, मगर जल्दी ही अपने कंधों के 3 सितारे दिखाने के लिए फिर से आऊंगा। मैं इंतजार करूंगा। तत्पश्चात वह मेरे केबिन से बाहर निकल गया। ऐसा हरगिज भी मत सोचिए कि मुझे वाहवाही पसंद नहीं है, उल्टा बहुत ज्यादा पसंद है। बावजूद इसके मैंने पकी पकाई खीर अहिसवाल को सौंप दी। तो उसकी वजह थी। जरा सोचकर देखिए कि जिस तरह वह मेरा शुक्रगुजार होकर गया था, क्या उसके अफसरान को भी मेरी उतनी ही कद्र हो पाती? मेरा जवाब है नहीं। फिर धंधे में काम भी आदित्य अहिसवाल जैसा कोई पुलिसवाला ही आ सकता था, ना कि उसके अफसर, जिनकी कभी जरूरत पड़ती भी थी तो वैसा वक्त बस होली दिवाली ही आया करता था। मैंने मेज की दराज खोलकर सावित्री अग्रवाल से हासिल 1 लाख का चेक निकाला, जिसे अपने बैंक में प्रेजेंट करने का मौका मुझे अभी तक नहीं मिल पाया था। फिर चेक के टुकड़े टुकड़े करके डस्टबिन के हवाले करने के बाद मैं उठ खड़ा हुआ। समाप्त। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए गोल्डी ऑडियो बुक्स के साथ। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। नमस्कार।